जो सीज फायर है वो अब लागू हो गया है। सुबह 9:30 बजे से ये युद्ध विराम हुआ है। दोनों देश सीज फायर का पालन करें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सुबह ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। पहले 12 घंटे ईरान सीज फायर करेगा, ट्रंप ने कहा था, और इसके बाद इजराइल सीज फायर करेगा। पहले ईरान करेगा और उसके बाद इजराइल करेगा, ये सुबह में ट्रंप ने ऐलान किया था, सीज फायर के बारे में घोषणा करते हुए, ऐलान करते हुए। और अब यह कह दिया है ट्रंप ने कि सीज फायर लागू है, इसका उल्लंघन न करें, दोनों देश सीज फायर का पालन करें, ये ट्रंप ने कहा है। और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सीज फायर लागू है। 9:30 बजे के बाद से सीज फायर लागू है। आखिरी बार जंग का हमने किया, ईरान ने भी कहा, जो इजराइल पर उसने हमला किया, और उस हमले में करीब 3 से 4 लोगों के मारे जाने की जो खबर आ रही है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब सीज फायर हो गया है। दोनों अब एक दूसरे पर फिलहाल आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। और इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि सीज फायर लागू है, इसका उल्लंघन न करें। सीज फायर को लेकर जो कंफ्यूजन था वो अब खत्म हो गया है, ये माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के जरिए मीडिया को बताया पोस्ट करके, और दुनिया को बताया पोस्ट करके, कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अमेरिका ने सीज फायर करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। इसका ऐलान अपने पोस्ट के जरिए सुबह किया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब कहा है कि सीज फायर लागू है, इसका उल्लंघन न करें, दोनों देश इस सीज फायर का पालन करें। निपुण आलम बयान, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जरा आप बताइए, इस सीज फायर को लेकर आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये सीज फायर लागू हो गया है, ये माना जाए अब? देखिए, निश्चित रूप से कि अगर हम इजराइल की और अमेरिका की बात करें तो उनके जो प्राइमरी टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। उनका मकसद यही था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने बॉम्ब गिराए और उसके बाद से कि जो न्यूक्लियर 3 फैसिलिटीज जो थी ईरान की, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हालांकि ईरान का दावा कुछ और है, लेकिन अमेरिका इसराइल को साथ होंगे, क्योंकि सैटेलाइट इमेज वगैरह सबके पास में होती है। अब यहाँ पर हम देखें कि ईरान के पास तो पहले से हम मान के चल रहे थे कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान एक लंबी वॉर को झेल सके। एक रीजन ये भी था कि ईरान के पक्ष में खुलकर हम देखें ओपनली, रशिया के अलावा कोई देश आया नहीं था, और रशिया खुद जो है अपने आप ही रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ था। तो रशिया से भी ईरान कहीं ना कहीं मान रहा था कि बहुत बड़ी हेल्प की उम्मीद नहीं है। उधर पाकिस्तान को जिस प्रकार से अमेरिका ने मैनेज किया, और मैनेज करने के कारण ईरान को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये वॉर एक्सटेंड होता है तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उधर से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के जो टारगेट थे, और ईरान इसलिए राजी हो गया क्योंकि ईरान ने भी अमेरिका के जो एयरबेसिस थे, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, वहाँ पर जो टारगेट किया, तो कतर को लेकर जो ईरान का स्टेटमेंट है कि देखो, अमेरिका ने हमको टारगेट किया था और हमने अमेरिका के ऊपर क्या किया, अटैक किया। मैं तो रात में ही जब बैठा था, चैनल सवेरे में बैठा हुआ था, तो मैं बोल रहा था इस बात को कि जिस प्रकार से ईरान के अंदर तेहरान की सड़कों पे जश्न बनने लगा है, तो ये मीन इसका यही है, मतलब इसका यही है कि अब कहीं ना कहीं शांति की ओर रात, जिस प्रकार से बयान चाहे वो अमेरिका की ओर से आने शुरू हो गए थे, इसराइल की ओर से आने शुरू हो गए थे। अमेरिका का दावा था कि कोई अटैक हुआ, कतर पर अटैक हुआ, हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इधर ईरान का दावा ये था कि बहुत भारी अटैक हमने किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी पब्लिक को, खासतौर से ईरान अपनी जनता को मैसेज देने का प्रयास कर रहा था कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है और अब मैं सीज फायर की ओर बढ़ूंगा। जो जश्न की तस्वीर मुझे कल दिख रही थी सड़कों पर तेहरान की, तो वो इस ओर साफ साफ मैसेज दे रही थी। लिहाजा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीस टॉक्स होंगे, पीस की होकर बातें बढ़ेंगी, और सीज फायर हुआ है तो आगे हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमरी जो टारगेट था पूरा हुआ। ठीक है। अब संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, और लगातार हम इसे इस पूरे माहौल को लेकर चर्चा भी हर दिन कर रहे हैं, हर दिन की स्थिति को लेकर। और आज 12वां दिन, और बहुत स्वागत है सर आपका। आज 12वां दिन है
क्या दबाव में आकर ये सीज फायर के लिए ईरान तैयार हुआ है? नहीं, देखिए, ईरान ने जो एक अपनी राष्ट्र की जनता को, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखाने के लिए कि वो कहीं से कमजोर नहीं है, उसको एक कार्रवाई करनी थी। और ईरान की ये जो कार्रवाई थी इमिनेंट थी, ईरान उसके लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन ईरान ने अगर ये जो कार्रवाई का जो स्केल है वो जाहिर है कि सीमित रखा है, और यही ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण भी था। और ईरान को जाहिर है कि यदि वो कोई बड़ा एक्शन लेता तो उसका फिर काउंटर एक्शन और भी ज्यादा ईरान के लिए घातक होता, वहां के इस्लामिक रिजीम के लिए घातक होता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से सीधा सीधा रिजीम चेंज की बातें अब करने लग रहे थे, तो ऐसे में ये जो ईरान के लिए अगर कोई ज्यादा वो बड़ी कार्रवाई करता, यदि स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करता या कुछ अन्य सरप्राइज अटैक करता अमेरिका और इसराइल पर, तो ऐसे में वो ईरान के लिए काफी कॉस्टली साबित हो सकता था। ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए काफी कॉस्टली साबित हो सकता था। लेकिन चूंकि उसको अपनी देश की जनता को दिखाना था, तो इस वजह से उसने कार्रवाई की और अब एक सीज फायर की स्थिति बन गई है, जो कि एक सकारात्मक घटनाक्रम है। देखिए, ये जो पूरा युद्ध है इसका डी एस्केलेशन होना ये नितांत आवश्यक था। और इसके लिए इसके संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की थी, और उसके पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था 13 जून के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई थी। और उसी तरीके से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर के गहरी चिंता में था कि यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है तो इसका असर जो है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन पर और पूरे विश्व पर गंभीर तरीके से पड़ेगा। आर्थिक जो स्थितियां हैं और बिगड़ेंगी। तो ये एक अच्छा घटनाक्रम है, सकारात्मक घटनाक्रम है। बुद्धिमत्ता की जीत हुई है, विजडम प्रिवेल कर रहा है। सीज फायर की सहमति अगर बन गई है तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। अब एक खबर ये भी है, ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है सर कि सीज फायर के लिए ट्रंप ने भीख मांगी। ये भी है कि जिस तरह से उसने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, उसके बाद अब अमेरिका और ट्रंप दबाव में आ गए थे और इसलिए वो सीज फायर के लिए दबाव उन्होंने बनाना शुरू किया और इसका ऐलान किया। असहाय होकर ट्रंप ने सहायता मांगी, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वहां पे ईरान में, उसने हासिल कर लिए हैं। और इजराइल ने भी 13 जून को अनेक परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन जो उसके न्यूक्लियर एसेट्स थे वो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में थे, फोर्डो में, एस्फहान में, नतांज में। उसको अमेरिका ने सक्सेसफुली हिट किया है अपने। और अमेरिका लेकिन सर ईरान तो दावा यह कर रहा है कि 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसके पास सेफ है, 60% वो संवर्धित है, कुछ ही हफ्तों में 90% हो जाएगा और फिर उसके वो बम बनाने की प्रक्रिया जो है उसके लिए आसान हो जाएगी। वो तो कह रहा है कि हमें अंदेशा था, इसलिए हमने वहां से अपने प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां से शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह पर। तो क्या सही में जो अचीव करना चाह रहा था अमेरिका, उसने अचीव किया है? उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया है? देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है वो कई वर्षों पीछे चला गया है इस पूरे हमले के बाद। ये अवश्य है कि ईरान उसको उसका जो एम्बिशन है वो छोड़ेगा नहीं। वो दावे भी बहुत कर रहा है। संभव है कि उसने न्यूक्लियर जो मटेरियल है, जो फिशल मटेरियल है, उसको वहां से शिफ्ट भी कर दिया हो, क्योंकि अभी तक कोई रेडिएशन इत्यादि की खबरें वहां से नहीं आ रही हैं। तो उसका जो एम्बिशन है वो तो जरूर बना रहेगा, उसमें वो उसको त्यागने नहीं जा रहा है। और इस तरीके के हमले के बाद वो इस तरीके के एम्बिशन को जाहिर है कि वो त्यागेगा नहीं। लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो ब्लो जो हुआ है, जो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की जो फैसिलिटीज हैं और इनरिचमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग ब्लो और एक विनाशकारी क्षति अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से पहुंचाई है। और इससे, जैसा कि मैंने कहा, कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सीवियरली डैमेज हुआ है। हिट ही नहीं कहेंगे इसको, एक डैमेज कहेंगे। डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, ये भी इस बात को मान रहा है कि उन फैसिलिटीज पर भारी तबाही हुई है। और ईरान के द्वारा ये जो दावे किए जा रहे हैं, जाहिर है कि वो अपने आप को, अपनी राष्ट्र की जनता को भी दिखाने के लिए कि उसको ज्यादा क्षति नहीं हुई है, वो इसके न्यूक्लियर मटेरियल और सेफ है, फैसिलिटीज सेफ है, इत्यादि इत्यादि के दावे वो जरूर कर रहा है। और जो कि युद्ध की स्थिति में होता भी है कि कोई भी राष्ट्र अगर
अगर उसके ऊपर बड़ा हमला भी हो जाए तो वो ज्यादा उसको एक्सेप्टेंस उसका नहीं करते हैं। तो यह युद्ध की लैंग्वेज है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जी। सिवियरली डैमेज हुई है, सिवियरली हिट हुई है। हम्म। और अमेरिका ने अपने जो इस हमले के माध्यम से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का और उसको उसको जैसा कि अमेरिका के सभी एडमिनिस्ट्रेशंस ने कहा था, चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी राष्ट्रपति चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हो चाहे रिपब्लिकन रहे हो, सभी ने इस बात को, इस संकल्प को दोहराया था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना अवश्य चाहता हूं कि ईरान का वैसे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी डैमेज हुआ है, सिवियरली हिट हुआ है, लेकिन ईरान ने यदि फर्दर भी किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो अमेरिका और ईरान का, इजराइल का जो खतरा है उसके ऊपर बदस्तूर कायम है। भविष्य में भी ऐसे हमले हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका को ने बड़े ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं और वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने हमला किया था और उनका वो संकल्प है वो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज भी कायम है। ठीक है निपुण सर, अब एक चीज और कि अगर अमेरिका के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि अमेरिका का इतिहास तो दिख ही रहा है, शांति की बात करता है, सीरिया गया, लीबिया गया, अफगानिस्तान गया, वहां पर उसने किस तरह से शांति स्थापित की ये दुनिया के सामने है। और यहां पर भी वो कह रहा था ईरान में कि ईरान को महान बनाना है, इस सत्ता जो अभी है उसको हटाना है। क्या वो अचीव कर लिया? वो ईरान को महान बना दिया? क्या मिला अमेरिका को भी और क्या मिला ईरान और इजराइल के इस 12 दिनों के युद्ध के दौरान एक दूसरे को? देखिए, एक कोशिश थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि रिजीम चेंज हो जाए, और ये कोशिश जो थी आपका इजराइल की भी थी कि वहां पर खामनेई जो है उनका जो रूल है वो समाप्त हो जाए। इजराइल और अमेरिका खुद पहले से ही चाहते हैं कि ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो अमेरिका और इजराइल के लिए अगर फ्रेंडली ना हो तो कम से कम एक दुश्मनी वाला रवैया ना हो, कि वो ये ना कहे कि इजराइल जो है एक ट्यूमर की तरह है, कैंसर की तरह है। तो उस तरह का एक नजरिया ईरान की गवर्नमेंट रखती है, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के अंदर क्या है कि आपका चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो ये है कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म जो है वो काफी मजबूत, काफी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा था कि पूरे 12 दिन आपके हो गए और 12 दिन में जो महिलाएं खामनेई शासन के अगेंस्ट खड़ी होती थी कि मोरालिटी पुलिस लगा दी है, हम हिजाब पहनेंगे, इसको कैसे रोक सकते हैं, वो महिलाएं भी नेशनलिज्म की बात कर रही थी और कह रही थी कि ईरान को लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। तो जब किसी देश में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको डिफीट करना या वहां पर इस प्रकार का चेंजेस करा पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, अपोजिशन वहां पे है नहीं, वहां पर जो पूरा कंट्रोल है वो आपका सुप्रीम लीडर के हाथ में कंट्रोल है, और सुप्रीम लीडर ने या तो अपोजिशन रहने नहीं दिया या अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया। तो वो अपोजिशन का वो सुर नहीं है। खामनेई का जो परिवार है, उनके जो बेटे हैं, वो सॉरी खामनेई कह रहा हूँ, जो रजा पहलवी के जो बेटे हैं, वो भी उतना इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं बना पाए या अपना पैदा नहीं कर पाए कि उनके समर्थन में कुछ लोग वहां पर सड़कों पर आ जाएं। तो मैं तो एक चीज ये देखता हूँ। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम सरकारों की बात छोड़ दें तो इस्लामिक जो पब्लिक है उनमें ईरान की एक अलग तरह की रेस्पेक्ट है। सऊदी वगैरह को तो ये देखते हैं सब के सब इस्लामिक वर्ल्ड के लोग कि ये जो सऊदी वगैरह ये पपेट बन चुके हैं अमेरिका के, लेकिन ईरान आज भी जो है अपनी कल्चर को लेकर, सिया का जो कल्चर उसको लेकर कहीं ना कहीं वेस्ट ब्लॉक के सामने सीना तान कर खड़ा है। तो उस कारण क्या है कि कहीं ना कहीं एक पसंदीदा चेहरा जो है वो ईरान बन जाता है। और हमस वाले वॉर में भी हम देखें, ईरानी एकमात्र एक ऐसा देश था जो फिलिस्तीन के कॉज को लेकर बार बार बात उठा रहा था। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की सिविलाइजेशन अगर कोई है, और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो है, उसको चेंज करवा पाना, रिजीम चेंज करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अमेरिका कोशिश ये थी कि हींग लगे ना फिटकरी और वहां पर रिजीम चेंज हो जाए। अब बात है कि क्या अमेरिका इस वॉर को रोकने के लिए तैयार था? अमेरिका नहीं चाहता था कि इस वॉर में मैं ज्यादा उलझूं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी आप देखें जेडी वेंस तक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तक तैयार नहीं थे इस प्रकार की वॉर में जाने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका के सीनेटर बहुत सारे वो विरोध कर रहे थे कि वॉर में नहीं जाना है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर मैं इस वॉर में उलझूंगा तो ये स्थिति मजबूत करेगा किसकी, चीन की और रशिया की। जैसे रशिया काफी लंबे समय से यूक्रेन से उलझा हुआ है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था। इजराइल ऑलरेडी काफी लंबे समय से, चाहे वो हमस के खिलाफ हो, हुतीस के खिलाफ हो,
हालांकि हुतीस पर तो अमेरिका ने अटैक किए थे। हुतीस की हम बात करें, हिजबुल्ला की बात करें, सीरिया इराक में जो आपके प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनको कमजोर करने में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं इसराइल भी जान रहा था कि ईरान बहुत लंबे फाइट कर नहीं सकता है, ईरान को हमने काफी कमजोर कर दिया, बस करना ये है कि उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें ताकि वो कई साल पीछे चला जाए अपने न्यूक्लियर वेपन में। लेकिन ये बात भी निश्चित है आनंद जी कि निश्चित रूप से ईरान जो है ना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, चाहे आज बनाए चाहे कल बनाए, क्योंकि ईरान ये समझता है कि न्यूक्लियर वेपन के बगैर मेरी सिक्योरिटी, मेरी सोवरेनिटी जो है प्रिजर्व नहीं हो सकती है। और इजराइल इसी चीज को ईरान की अपने अगेंस्ट देखता है कि अगर ईरान एटॉमिक वेपन बनाएगा तो उसका इस्तेमाल जो ईरान पहले करेगा वो इजराइल के ऊपर करेगा। उस तरह का नजरिया आपको इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। अभी सीज फायर हुआ है लेकिन घृणा खत्म नहीं हुई है, शांति नहीं आई है। उसमें कहीं ना आप देखिए ईरान इजराइल को मान्यता तक नहीं देता है। हाँ, जब मान्यता ही नहीं देता है तो कैसे उसको स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और अभी जो सीज फायर की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में अपनी राय देने के लिए, इसको समझाने के लिए।